नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बंगाल के साथ आजकल बांग्लादेश भी उबल रहा है। लिहाजा बांग्लादेश में जो भी होता है उसका बंगाल पर असर पड़ना स्वाभाविक दिखता है। ममता बनर्जी मुश्किलों में दिख रही हैं क्योंकि दीपू दास, अमृत मंडल और फिर हिंदुओं के घरों पर हमला, आगजनी, यहां तक कि उनके मंदिरों को जिस तरह जलाया जा रहा है या उन पर आक्रमण हो रहे हैं बांग्लादेश में और उसका जवाब देते हुए नहीं बन रहा है ममता बनर्जी को, तो इससे परेशानियां बढ़ रही हैं। ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि अगर वो अपना मुस्लिम वोट बैंक साधती हैं और इन पर चुप्पी रखती हैं तो फिर कहीं भद्रलोक उनके लिए परेशानी ना खड़ा कर दे। लेकिन आज हम दो अलग खबर पर बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी की एक तरफ ये दिखाता है कि किस तरफ वो जीत के लिए एक तैयारी में जुटी हैं और अभिषेक बनर्जी अब बढ़ चढ़कर इस राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल किस तरह से ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इशारों से बता रहा है कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अब बंगाल के लिए परेशानी का सबब बन रही है और जनता अब उससे ऊब कर मुंह मोड़ रही है। दरअसल पहली खबर तो ये थी कि उन्होंने एक नारा किया। टीएमसी ने फिर नारे को जन्म दिया है और नारों के सहारे सत्ता तक पहुंचने का उसका पुराना अभ्यास उसको लगता है इस बार भी काम करेगा। मानबे ना हार, आबार तृणमूल सरकार, ये नारा बना है जो इस बार ममता बनर्जी को लगता है उनको सत्ता के द्वार तक ले जाएगा। हार नहीं मानेंगे, फिर से तृणमूल सरकार, ये कहा है। लेकिन हार नहीं मानेंगे, इस पर लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी के चेहरे पर पड़ा हुआ दबाव, उनको मिल रहा दबाव, अब वो जो है उनको परेशान कर रहा। मैं पहले दूसरा भी एक आपको बता दूं, फिर नारों का इतिहास बताएंगे कि किस तरह नारों के सहारे ममता बनर्जी आगे बढ़ी है। दरअसल दूसरा जो फैसला है वो ज्यादा बड़ा है। सिलीगुड़ी, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, जिसके ऊपर बांग्लादेश का हर जिहादी उछल कर कूद कर पड़ता है कि हम चिकन नेक कर देंगे, चिकन नेक को कब्जा कर लेंगे, तो दूसरी तरफ आपको शर्जील इमाम जैसे आतंकी वो भी यही धमकियां देते रहे और उनका षड्यंत्र यही है कि किसी भी तरह चिकन नेक पर कब्जा करो और इस देश को स्वेविन सिस्टर्स से काट दो, यानी इस देश के एक हिस्से को काट कर अलग कर दो, क्योंकि चिकन नेक है जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की कमजोरी का प्रतीक है। जिस तरह से वो 1971 में इतनी बड़ी जीत के बावजूद अपनी नेक बनाकर उनके हाथ में, मतलब अपनी गर्दन उनके हाथ में फंसा कर चली आई, ऐसी राजनीति का सबसे बड़ा खतरनाक तो चिकन नेक ही है। लेकिन सिलीगुड़ी, द ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 दिन पहले और इसमें उसका एग्जीक्यूशन भी किया है। उसमें जो 2 दिन पहले जो छूट दी थी उसको भी खत्म किया। फैसला क्या था? फैसला ये था कि इन लोगों ने 180 होटल्स एसोसिएशंस के और 50 दूसरे होटल्स हैं, उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसके विरोध में जो बयानबाजी और भारत के लिए जो बयानबाजी हो रही है, अब उन्होंने पूरी तरह से बांग्लादेशियों को अपने होटल में किसी को भी कमरा देने से इनकार कर दिया, एंटरटेन करने से बैन कर दिया है और तमाम लोगों ने इसमें पूरी तरह से हिस्सा लिया है। और आप ये सोचिए, यही बांग्लादेशी ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आधार थे। ममता बनर्जी की इसीलिए नहीं कि सिर्फ वो ममता बनर्जी को वो घुसपैठियों के सहारे, ममता बनर्जी इनके सहारे मुस्लिम वोटर्स पर, कि देखिए हम किस तरह से सिलीगुड़ी में मुस्लिम जो लोग आते हैं। सिलीगुड़ी एक तरह से हिल स्टेशन, आप ये जान, वो एक स्टेशन है जिसको आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश से आने वाले बाकी तमाम जगह जाने के लिए उनको सिलीगुड़ी में आते हैं। बस सर्विस भी है और ट्रेन सर्विस भी थी जो बंद है कुछ दिन से। वो अब व्यापारियों ने कहा कि हमारे लिए देश पहले है, व्यापार बाद में है। और इससे पहले जो उन्होंने कुछ दिन पहले ये बैन लगाने की जब बातचीत शुरू की थी तो उसमें कहा था कि मेडिकल और स्टूडेंट वीजा को हम छूट देंगे। अब वो इस छूट को भी वापस ले लिया है। यहां बॉयकॉट बांग्लादेश के पोस्टर्स और
जो बैनर हैं, नोटिस हैं, वो सिलीगुड़ी के बहुत सारे होटलों के बाहर लिख दिया गया। अब इसके साथ साथ ये तो था कि ममता बनर्जी को लगेगा कि नॉर्दर्न बंगाल में तो उनके खिलाफ उस तरह का माहौल था। दरअसल मालदा जिला होटल्स एसोसिएशन ने भी इस तरह का एक प्रतिबंध लगा दिया है और स्पष्ट किया कि ये स्थायी तो नहीं है, लेकिन इसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी और बांग्लादेश के हालात देखने के बाद ही यहां फैसला करेंगे। दरअसल आप ये सोचेंगे कि सिलीगुड़ी में आते क्यों हैं? दरअसल बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है भारत में बांग्लादेशियों के प्रवेश करने के लिए। हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं और ज्यादातर लोगों की जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि ये एक ट्रांजिट हब है। सिलीगुड़ी को पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बांग्लादेश से आने वाले अधिकांश लोग यहाँ से दार्जिलिंग, सिक्किम और भूटान जाने के लिए रुकते हैं और सबसे बड़ी जरूरत वहां क्या है बांग्लादेशियों को? वो यहाँ मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। मेडिकल का एक बहुत बड़ा हब है। सिलीगुड़ी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मैं चूंकि पिछली बार जब चुनाव कवर कर रहा था तो वहां कई दिन रुका। अमित शाह की वो देखी, रैलियां देखी, अलग अलग नेताओं की भी रैलियां देखी। राहुल गांधी भी उसी के एक हिस्से में जाकर रैली करके आए थे। तो वहां जो बांग्लादेश के रंगपुर और उत्तर पश्चिम जिलों के लोग अपने इलाज के लिए सिलीगुड़ी पहुंचते हैं, ढाका जाने से ज्यादा उनको ये न केवल सस्ता पड़ता है बल्कि उनके लिए सुविधाजनक भी रहता है। और वो लोग बड़ी भारी संख्या में आते थे और उनको रुकने के लिए होटल चाहिए। इसके अलावा शिक्षा और व्यापारिक केंद्र, चूंकि उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र सिलीगुड़ी है, तो बांग्लादेशी स्टूडेंट यहाँ कई सारे स्कूलों में है, कई सारे कॉलेजों में है और व्यापारी यहाँ खरीद के लिए आते थे। इसके साथ साथ सिलीगुड़ी में ही बांग्लादेश का डिप्टी हाई कमीशन भी था, जिसके काम के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते थे। अब वो लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। 20 से 25 हजार बांग्लादेशी वहां पहुंचते थे, जो कोलकाता के बाद अगर हम लोग बांग्लादेशी नागरिकों की बंगाल में सबसे बड़ी संख्या जो वैध वीजे पर आते हैं तो वो सिलीगुड़ी में ही होती है। अब जो है भारी संख्या में उनकी गिरावट भी आने लगी। होटलों का तो बहिष्कार उन्होंने कर ही दिया। इसके अलावा सिलीगुड़ी जो ढाका बस सेवा है और जो टैक्सी ऑपरेटर्स है जो दोनों के बीच में चल रहे हैं, उनकी बुकिंग रद्द हो रही है या बसें खाली चल रही हैं। जैसे अगर हम लोग मालदा की स्थिति देखते हैं तो मालदा में 250 होटल्स हैं और जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसी भी बांग्लादेशी को वो कमरा नहीं देंगे। और इसमें जो उनके जो कृष्णेंदु चौधरी वहां के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा जिस तरह से हिंदू युवक की हत्या हुई और भारतीय तिरंगे का अपमान है, वो उनको देखते हुए यहाँ किसी भी बांग्लादेशी का स्वागत नहीं करेंगे। चूंकि मालदा जो है सीमा से सटा हुआ जिला है और होटल मालिकों को ये डर है कि जिस तरह की अराजकता बांग्लादेश में चल रही है उसमें बहुत सारे मिस्क्रिएंट या इस तरह के आतंकी, आपको मालूम है पहले भी इसी रास्ते से कई सारे जो जेएमबी के आतंकियों ने घुसपैठ की थी। तो उन्होंने इसीलिए कि कहीं कोई असामाजिक तत्व ना आए, उन्होंने उनका पूरा ही बहिष्कार कर दिया। मेडिकल वीजा पर रोक लगा दी। मालदा वालों ने भी यही किया है कि किसी मेडिकल वीजा पर आने वाले आदमी को भी कमरा नहीं दिया जाएगा। चूंकि आधिकारिक तौर पर कोलकाता में तो नहीं हुई है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्रमुख निजी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पीएलएस है, जेएन रॉय हॉस्पिटल है, इन्होंने घोषणा कर दी कि वे बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। और जो कोलकाता का न्यू मार्केट इलाका है उसको कहा जाता है न्यू मिनी बांग्लादेश। वहां व्यापारियों ने और जो छोटे लॉज मालिक हैं उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी बांग्लादेशियों को सेवा करना बंद कर दिया। कोलकाता की जो मार्केट स्ट्रीट है, सदर स्ट्रीट है, यहाँ भारी बांग्लादेशी संख्या आके रुकते थे। अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जवाब है ममता बनर्जी को, उनकी उस जनता का जो उनकी ममता बनर्जी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां हैं उनसे बहुत नाराज है और ऊब चुकी नहीं है, बल्कि उनसे जुगुप्सा उनके अंदर होने लगी। क्योंकि ये अतीत का पैटर्न कहता है कि जब 2021 में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के लिए वहां के जिहादियों ने एक झूठे ही कुरान के पन्ने और सब फाड़ के रखे थे, अपने आप ही उन्होंने ये कोशिश की थी दिखाने की कि देखिए पैरों में रखी है कुरान मूर्ति के। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले किए थे तो पूरे मंदिर ध्वस्त किए थे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन और रैलियां तो यहाँ हुई थी।
बांग्लादेश के बंगाल के इन हिस्सों में। लेकिन व्यापारिक एसोसिएशंस और होटल एसोसिएशंस ने इस तरह के दरवाजे अपने बांग्लादेशियों के लिए बंद करने का कोई सामूहिक निर्णय नहीं लिया था। इस बार का विरोध अधिक संगठित है। सोशल मीडिया पर बायकॉट बांग्लादेश चल रहा है और बांग्लादेशी नेता जितनी बार चिकन नेक का नाम लेते हैं वैसे ही व्यापारी गुस्से से उबल करते हैं। ये पहला मामला है संभवतः, अगर हम लोग जब से देखते हैं 1971 के, जब व्यापारिक एसोसिएशंस ने बिना किसी आर्थिक नुकसान की परवाह किए बिना उन्होंने पहले राष्ट्र प्रथम का नारा लगाना शुरू कर दिया। और ये जो है लाखों रुपए पर डे का नुकसान था उनके लिए। लेकिन उन्होंने कहा अब जो सिलीगुड़ी और मालदा जो उनके हब थे, अब वो बुरी तरह से उनके लिए परेशानी का सबब बन गए। चूंकि जो ट्रेनें हैं उनका, मिताली एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी और वहां के बीच में चलती थी ढाका के, इस समय पूरी तरह सस्पेंडेड है। ये ट्रेन जुलाई 2024 में जब ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, राजनीतिक अस्थिरता हुई थी, उसी वक्त से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई थी। अभी तक जो इसकी कोई चलने की संभावना नहीं है। हाल ही में इस ट्रेन के खाली डिब्बे जो ढाका में फंसे हुए थे उन्हें वापस हल्दीबाड़ी स्टेशन लाया गया है। ट्रेन के बंद होने से ज्यादातर जो संख्या था, व्यापारिक रूट था, वो टूटा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब तक सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिलेगा वो नहीं चलाएंगे। जो अंतरराज्यीय बस सेवाएं इनके बीच में चलती थी, वो होटल में ठहराव बंद होने से पाबंदियों के कारण बस की संख्या में लोगों का 90%, 80 से 90% जो यात्री हैं वो बंद हो चुके। तो बसें जो चल रही हैं वो खाली ढूंढ रही हैं और जो ढाका से सिलीगुड़ी आ रही है वो लगभग खाली आ रही है। जो लोग आ भी रहे हैं उनको कोई होटल नहीं दे रहा, तो लिहाजा वो बस स्टैंड पर रात गुजार रहे हैं या तुरंत वापस लौट रहे हैं। परिवहन वालों ने भी, मतलब सिलीगुड़ी के टैक्सी वालों ने, बस चालकों ने अपनी गाड़ियों पर बहिष्कार के स्टिकर लगा दिए हैं। वो बांग्लादेशी नागरिकों को अपनी गाड़ियों में बैठाने से इनकार कर रहे हैं। तो ये जो राजनीति पर जो इसका असर है वो सीधे तौर पर बंगाली अस्मिता बनाम राष्ट्रवाद के बीच में रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा बंगाली संस्कृति यानी दोनों तरफ साझा विरासत की बात होती थी। और जब भी आप देखते हैं कि वो हिंदू वोटर्स को एकजुट होने के पर वीटो लगाने के लिए इसी तरह की बांग्ला संस्कृति का नाम लेते थे बांग्लादेश के सेकुलरिज्म के लीडर, बंगाल के। बांग्लादेश में तो उनको किसी सेकुलरिज्म की जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश की इस बहिष्कार ने यह बताया है कि अब बंगाल में भारत का जो राष्ट्रवाद वाला लाइन है वो बांग्लादेश के साथ उनके ट्रेडिशनल और जो कल्चरल रिलेशन है उससे अलग हो रहा है। यानी एक राष्ट्र के लिए अगर वहां कोई बांग्लादेश में परेशानी करता है तो उसका जवाब यहां दिया जाएगा। और भाजपा इसे हिंदू सुरक्षा के मुद्दे से जोड़कर जहां इसको तेज कर रही है, वहीं टीएमसी के लिए बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये जो इलाके हैं नॉर्दर्न जो बंगाल के इलाके या मालदा जैसे हैं, वो राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। और अगर ये बढ़ता चला जाएगा ये गुस्सा, तो 2026 का जो चुनाव अगले ही महीने में शुरू हो जाएगी, जो चली गया है प्रोफेसर, वो बड़ी चीज हो गई। दूसरा, केंद्र सरकार के लिए डिप्लोमेटिक सरदर्द लोग कह रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य के साथ इस तरह का वो मनाना बड़ा मुश्किल है। मालदा सिलीगुड़ी की अर्थव्यवस्था को यह भी कहा जाता था बांग्लादेशी पर्यटक और उस पर व्यापारों पर निर्भर है। लेकिन इस आर्थिक नुकसान से आगे जाकर भी लोग तैयार कर रहे हैं। ये मालदा का जो शॉक फैक्टर है वो ममता बनर्जी को बहुत चौंका रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को ये कभी उम्मीद नहीं थी कि मालदा जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में भी उसके खिलाफ या उसकी जो रणनीति है उसके खिलाफ कोई इस तरह का फैसला वहां की जनता ले सकती है। दोनों शामिल है, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों है, क्योंकि मुसलमान भी इस्लामी बहुत ये शो किया जा रहा है कि वो जमाते इस्लामी के जैसे कट्टरपंथी लोगों के उभार से उनको असहजता हो रही है। उनको लग रहा है कि जैसे एसआईआर में ये लोग भागे हैं, जो बच गए उन पर भी शक का निगाह है। यानी जो भारतीय मुसलमान भी है इधर का, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा, उसको लग रहा है कि अगर बांग्लादेश कट्टरपंथ की तरफ बढ़ता है तो इधर उसका रिएक्शन होना तय है। और ये राजनीतिक रूप से एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी को, मैं मानता हूं कि ये सीधे तौर पर उनको चैलेंज कर रही है, क्योंकि वो ये मानती है कि अल्पसंख्यक समुदाय का हर फैसला उनके इशारे पर होगा।
क्योंकि वो तो धर्म को देश और सुरक्षा से ऊपर मानती हुई आई है अपने वोटर्स के लिए। लेकिन ये जो सिलीगुड़ी का विरोध है, ये उग्र क्यों है? क्योंकि उन लोगों का ये जो फैसला था, उनका ये कहना है कि बार-बार वो जब भी ये करते हैं, जब भी यहाँ बांग्लादेश में कुछ होता है तो वो उनको चिकन्ने की ही धमकी देते हैं। और ममता बनर्जी की चुप्पी को अगर इस तरह से देखते हैं, यहाँ के लोगों का मानना है कि जब ममता बनर्जी पड़ोसी देश का आंतरिक मामला कहती हैं, तो वो सीधे तौर पर हिंदू लोगों के प्रति बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों से आंख मूंद लेती हैं। ये बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा वो होगा। इस बार भी जब उन्होंने सहती दिवस मनाया था, यानी एकता दिवस, तो उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी नफरत के आगे नहीं झुकेगी। अब वो नफरत किसको मानती है, ये समझ में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के अंदर के लोगों से उनको नफरत है, या वो बांग्लादेश के उन हत्यारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रही है, जो हिंदुओं को सिर्फ धर्म के नाम पर मार रहे हैं, काट रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, औरतों के साथ व्यभिचार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो उनकी निंदा इस तरह की नहीं दिखती है दीपू दास के लिए, जैसी निंदा मतलब उसकी हत्या के प्रति, जैसा उन्होंने कभी दूसरों के लिए किया गया। और इसमें भी बड़ी चीज क्या आ रही है, क्योंकि जब भाजपा और हिंदू संगठनों ने कोलकाता में बंद बुलाया था डिप्टी कमिश्नर के सामने शांतिपूर्ण मार्च, तो ये लाठी चार्ज किया पुलिस ने। बंगाल पुलिस के इस लाठी चार्ज से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, उन पर लाठी क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आप ये चाहते हो तो ममता बनर्जी ने जो 2021 में बंगाली अस्मिता का कार्ड खींचा था, जो अब भाजपा उसी कार्ड का इस्तेमाल ये कह के कर रही है, ये उस नैरेटिव को इस तरह बना रही है कि असली बंगाली वह है जो सीमा पर सताए जा रहे बंगालियों के लिए खड़ा होता है। क्योंकि ये पहले से ही मालदा और माफ कीजिएगा सिलीगुड़ी, मालदा, कूच बिहार में जो भाजपा ने बहुत बड़ी जबरदस्त पकड़ की, और ये बहिष्कार उनको ताकत देगा। चूंकि टीएमसी को मालदा जैसे जिले में बहुत भरोसा था मुसलमानों का, लेकिन अब उसको ये लगता है कि व्यापारी वर्ग अगर अलग जाता है इसका नुकसान होगा। चूंकि मिथुन चक्रवर्ती अब पूरे इस लड़ाई में अचानक उभर के सामने आए कि बंगाल को बांग्लादेश मत बनने दो, तो ये नारा उनकी स्टार वैल्यू के साथ गांव गांव में चल रहा है। अब हम इस नारे की तरफ चलते हैं जो टीएमसी का नारा है, क्योंकि टीएमसी जो है वो अपने नारे को, उसको लग रहा है कि उसके नारों ने पूरा का पूरा पिछली बार भी वो बदल दिया था, माहौल बदल दिया था। तो वो जो उनका नारा है वो उन्होंने दे दिया है, मानबोहार आभार तृणमूल सरकार, जैसा मैंने आपको बताया। इस नारे की औपचारिक घोषणा अभिषेक बनर्जी ने तैयार की 26 जनवरी को। इन्होंने माफ कीजिए 26 दिसंबर को, यानी कल उन्होंने जो है 2025 को राज्य भर के 1,20,000 पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ नेताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, और उसमें इस नारे को सबसे पहली बार किया। इसका मकसद यह है कि इससे जोश भरा जाएगा, यानी मानबो नहार आभार तृणमूल सरकार उनके वोटर्स के बीच में एक जोश भर देगा, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के सामने सारी चुनौतियों से मुक्त कर देगा। और इस पर उन्होंने बड़े जोर शोर से, चूंकि बंगाल में दीवारों पर लिखने का राजनीतिक संस्कृति है वहां, तो पार्टी का निर्देश मिल चुका है। अब बड़े तेजी से वहां दीवारों पर साफ करना और उस पर यह नया नारा लिखना शुरू कर दिया। ये नारा अब दीवारों पर ही सीमित नहीं है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो अब ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलाया भी जा रहा है। नारे का तो इसलिए भी है क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि जुझारू छवि है। ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है, और मानबो नहार का सीधा संदेश है कि वो किसी भी दबाव के सामने झुकना नहीं चाह रही हैं। क्योंकि 1 जनवरी टीएमसी का स्थापना दिवस होता है, तो 1 जनवरी को सारे पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव जाकर, घर घर जाकर इस सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। क्योंकि पार्टी चाहती है कि 2021 के तरह 2026 भी उनको नारों से जो वो जीत दिलाएगा। अगर हम टीएमसी के अभी प्रमुख नारों की, ऐतिहासिक नारों की बात करते हैं, क्योंकि टीएमसी का नारों पर बहुत जोर है, वैसे भी लेफ्ट की राजनीति में भी नारे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अगर ममता बनर्जी के नारों की इतिहास को देखते हैं तो वो बोलती है मां माटी मानुस। ये वो नारा है जो टीएमसी का सबसे ताकतवर नारा रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसको 2009 से 2011 के बीच, जब लेफ्ट सरकार को वो उखाड़ फेंकने की ताकत में आ रही थी, उस वक्त ये नारा सिंदूर और नंदीग्राम में जो एक विरोध प्रदर्शन था भूमि आंदोलन का, उसका प्रतीक बना था। इसने बंगाल के
ग्रामीण और गरीब लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया और 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने अगला नारा क्या दिया? परिवर्तन। ये जो नारा है 2011 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन सिर्फ एक नारा नहीं बना था, बल्कि जन आंदोलन बना के रख दिया। और जो वामपंथी शासन के खिलाफ खड़े होने वाले लोग थे, जो कांग्रेस के वोटर थे, वो भी परिवर्तन के नाम पर इसके साथ खड़े हो गए और नई व्यवस्था हुई। आपको याद होगा 2021 में जब हम लोग वहां चुनाव कवर कर रहे थे, तो अणुव्रतो मंडल वहां उनका एक नेता, उसने एक बड़ा नारा दिया था, खेला होबे, यानी खेला होगा। और ये क्या होगा? ये पूरे भारत में आपको याद है अखिलेश यादव हो या दूसरे तमाम विरोधी नेता हो, चाहे तेजस्वी हो, उन्होंने भी खेला होबे इस नारे को बहुत रखा, क्योंकि भाजपा के खिलाफ इसको एक चुनौती और जीत मान लिया गया था। ममता बनर्जी को जब उनके पैर में उस दिन था, उसको कवर किया था मैंने। जैसे ही वो याद होगा आपको, जब पैर में चोट लगी तो उसके बाद उन्होंने चेयर पर बैठकर पूरी रैली भी निकाली थी, पैर पर उनके प्लास्टर चढ़ गया था और उन्होंने नारा बदल दिया, उसका नाम था भांगा पाए खेला होबे, यानी टूटे पैर से भी खेल होगा। और इसने जनता की, लोग ऐसा मानते हैं, एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि जनता की सहानुभूति और पक्ष को पार्टी की तरफ मांग। अब 2021 में उन्होंने जब ममता बनर्जी, याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत बहुत ताकत के साथ किया था, तो ममता बनर्जी ने कहा था बांग्ला निजेर मैके चाहे, यानी बंगला अपनी बेटी को चाहता है, बंगाल। भाजपा के प्रचार के खिलाफ उन्होंने अपने आप को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश किया। और फिर एक और नारा था जिसको मतलब शुरू में जब वामपंथी थे तब उन्होंने किया था, हालांकि उसको बीजेपी ने भी फिर अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो था चुपचाप फूले छाप, यानी चुपचाप फूले छाप जोड़ी को कहा था। मतलब वो जो उनका अपना 2 जोड़ी फूल है तृणमूल कांग्रेस के लिए, ये उन्हीं का था, उन लोगों के लिए था जो हिंसा, वामपंथी हिंसा के चलते तृणमूल का समर्थन नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगता है कि ये नारा गुप्त रूप से मतदान करने की तरफ में था। तो इसको मुझे लगता है कि इन नारों ने पूरा का पूरा ये चूंकि पार्टी के मैं आपको बता रहा था, हाँ, अणुव्रत मंडल बीरभूम जिला के जिस नेता ने वो दिया था, वो जेल में भी चला गया। वो ईडी और उन सब के चक्कर में उसको अंदर भी भेजा गया। इसके बाद पार्टी के युवा नेता देवांशु भट्टाचार्य ने इसको एक रैप में गा दिया था। और उसके बाद बल्कि चुनाव जीतने के बाद आपको मालूम होना चाहिए, पश्चिम बंगाल ने आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त को खेला होबे दिवस भी बताया था, यानी बंगाली अस्मिता को जोड़ने के लिए वो लगातार इस तरह के नारे वो देती रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमने आपको ये जो बताया है कि बंगाल में क्या-क्या हो रहा है, बड़ा दिलचस्प हो रहा है। ममता बनर्जी जहां वापस उस बंगाल की बेटी, बंगाल में खेला होबे जैसे नारों के साथ एक नया नारा गढ़कर अपनी सत्ता को चिरस्थायी करने की कोशिश कर रही हैं। स्थायी करने की, चिर तो खैर कभी नहीं होगा, लेकिन स्थायी करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं अब उनको बंगाल की जनता का एक हिस्सा जवाब देना चाहता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति एक सीमा तक ही सही रहेगी। अगर ये हमारा था अभी का वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सपोर्ट भी कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ लोग मेंबर बनकर उसको सहयोग दें। बाकी ऊपर क्यूआर कोड बना है, आप उसके सहारे भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इसको दिल से लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। सुप्रभात।